अध्याय 16 पाचन एवं अवशोषण, अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय, अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, अध्याय 19 उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, अध्याय 20 मानव गमन एवं संचलन, अध्याय 21 तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। मानव शरीर विज्ञान न्यूनीकरणकर्ता जीवन के स्वरूपों का अध्ययन का उपागम करते हैं। परिणाम स्वरूप भौतिक रासायनिक संकल्पना एवं तकनीकी के उपयोग में वृद्धि होती है। ऐसे अध्यायों में बहुतायत से या तो जीव उत्तक मॉडल का उपयोग करते हैं या फिर सीधे सीधे कोशिका मुक्त प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक ज्ञान की अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप आणविक जीव विज्ञान का जन्म हुआ। आज जैव रसायन शास्त्र एवं जैव भौतिकी के साथ आणविक शरीर विज्ञान लगभग पर्यायवाची बन चुका है। हालांकि अब तीव्र वृद्धि के साथ यह महसूस किया जा रहा है कि न तो शुद्ध रूप से जैविक उपागम और न ही शुद्ध रूप से न्यूनीकरण आणविक उपागम जैव वैज्ञानिक प्रक्रम या जीवित प्रत्याभासों के सत्य को उत्पादित कर पाएगा। वर्गीकी जीव विज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि सभी जैविक प्रत्याभासों का अध्ययन के अंतर्गत सभी कारकों की परस्पर क्रिया के कारण निर्गत विशिष्टताएं या गुणधर्म है। अणुओं का नियामक नेटवर्क, सुप्रा आणविक जनसंख्या एवं समुदाय हर एक निर्गत गुणधर्म को पैदा करते हैं। इस खंड के अंतर्गत आने वाले अध्यायों में प्रमुख मानव शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों जैसे पाचन, गैसों का विनिमय, रक्त परिसंचरण, गमन एवं संचलन के बारे में कोशिकीय एवं आणविक भाषा में वर्णन किया गया है। अंतिम 2 अध्यायों के अंतर्गत जैविक समन्वय के बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अल्फोंसो कोर्टी इटालियन क्रिया वैज्ञानिक अल्फोंसो कोर्टी का जन्म 1822 में हुआ था। कोर्टी ने अपना वैज्ञानिक जीवन सरीसृपों के हृदय वाहिका तंत्र के अध्ययन से प्रारंभ किया था। बाद में उन्होंने अपना ध्यान स्तनधारियों के श्वसन तंत्र की ओर केंद्रित किया था। सन 1951 में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कर्णावर्ण कोक्लिया की आधारस्थ झिल्ली पर स्थित संरचना में समाहित रोम कोशिकाओं की व्याख्या की थी, जो कि ध्वनि कंपनों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित कर देती है, जिन्हें कोर्टी का अंग कहा गया है। उनका देहांत 1888 में हो गया है। चैप्टर 16 पाचन एवं अवशोषण। चैप्टर 16 पाचन एवं अवशोषण। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में काम आते हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपपची प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर पा सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस क्रिया को पाचन कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र चित्र 16.1 में दर्शाया गया है। पाचन तंत्र 0.5 पाचन तंत्र मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथिकाओं से मिलकर बना होता है। आहार नाल 0.5 आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्चिम भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जिह्वा होती है। प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है। इस तरह की व्यवस्था को गर्तदंती थिकोडोंत कहते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, अस्थायी दांत समूह अथवा दूध के दांत जो वयस्कों में स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस तरह की दांत व्यवस्था को द्विबारदंती डायफाइडोंट कहते हैं। चित्र को देखिए। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं जिनके 4 प्रकार होते हैं, जैसे कर्तनक, इंसिजर, रदनक, अग्रचरणक, प्रीमोलर, चरणक, मोलर। ऊपरी तथा निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था ICPMM क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो मनुष्य के लिए 21-23/21-23 के इनेमल से बनी दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। जिह्वा स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग है जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। जिह्वा की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पिंपल पेपिला होते हैं।
जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं होती है। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। पास्ती में घाटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ग्रसिका ईशोपेगस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन वक्ष एवं मध्य पट में होते हुए पश्चिम भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय आमाशय ग्रसिका अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। आमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, पंडित क्षेत्र और जठर निर्गमन भाग जिसका छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, यू आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निगमन अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है जो अंधनाल, वृद्धांत्र और मलाशय से बनी होती है। अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्त परिशेषिका निकलता है जो एक अवशेषी अंग है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। वृद्धांत्र 3 भागों में विभाजित होता है, आरोही, अनुप्रस्थ एवं अवरोही भाग। अवरोही भाग मलाशय में खुलता है जो मल द्वार एनएस द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की भीतरी दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं, जैसे सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत है और एक पतली मीजोथीलियम अंतरंग अंगों की उपकला और कुछ संयोजी उत्कों से बनी होती है। मस्कुलरिस प्राय आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। सबम्यूकोसा स्तर रुधिर, लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी उत्तक की बनी होती है। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी सबम्यूकोसा में पाई जाती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर आमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्त बनाता है जिसे अंकुर विलाई कहते हैं। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्त निकलते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिनी वैसा होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीबर कोहन प्रगुहा, क्रिप्ट ऑफ लीबर कोहन की कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती है। पाचन ग्रंथियां। पॉइंट 2, पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। यह है गाल में कर्णपुर, निचले जबड़े में अधोजंब या अवचुंबकीय तथा जीवा के नीचे स्थित अधोजीवा। इन ग्रंथियों से लार मुख गुहा में पहुंचती है। यकृत, लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वयस्क में भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर में मध्य पट के नीचे ठीक नीचे स्थित होता है और इसकी 2 पालियां होती है। यकृत पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जिसके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है। प्रत्येक पालिका संयोजी उत्तक की एक पतली परत से ढकी होती है जिसे ग्लेसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में स्थानांतरित एवं जमा होता है। पित्ताशय की नलिका यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिनी बनाती है। पित्ताशय नलिका एवं अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिका द्वारा ग्रहणी में खुलती है जो ओडी अवरोधनी से नियंत्रित होती है। अग्नाशय यू आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। चित्र 16.7 यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का वाहिनी तंत्र। पित्ताशय है जो कि पित्ताशय वाहिनी द्वारा आता है मूल पित्त वाहिनी में, और इधर यकृत वाहिनी यहाँ से ये मूल पित्त वाहिनी में आती है और यहाँ से मूल पित्त वाहिनी से ये इधर अग्नाशय वाहिनी से रस आता है और दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी का बनाती है और ओडी की अवरोधनी द्वारा ग्रहणी में खुल जाती है। भोजन का पाचन। पॉइंट 2, भोजन का पाचन। पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधि द्वारा संपन्न होती है।
मुख गुहा के मुख्यतः दो प्रकार है, भोजन का चर्वण और निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाते एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार का श्लेष्म भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन के क्रमानुकुंचन पेरिस्टालसिस द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। लार मुख गुहा में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन अथवा लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता पीएच लगभग 6.8 से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित होती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, यथा पहला म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मग्रीवा कोशिकाएं, दूसरी पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती है, तथा वित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक स्रावित करती है। नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रह करता है। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे कायम कहते हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों को प्रोटीओज तथा पेप्टोन्स पेप्टाइड में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष एवं बाइकार्बोनेट श्लेष उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उनका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशयी रस और आंत रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाता है, जो अग्नाशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्रंथि में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक, बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। आंत्र श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती है, जो श्लेष्मा का स्राव करती है। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं के श्रवण आपस में मिलकर आंत्रस्राव या सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टाइडेज, एस्टरेज, न्यूक्लियोसाइडेज आदि। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंत्र म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम pH लगभग 7.8 तैयार करता है। इस प्रक्रिया में सब म्यूकोसल ब्रोनल ग्रंथियां भी मदद करती है। आंत में पहुंचने वाले काई में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटीओज और पेप्टोन आंशिक अपघटनीय प्रोटीन, अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीओज, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से डाइपेप्टाइड में बदल जाते हैं। कायम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशी एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में जल अपघटित होते हैं। पॉलीसेकेराइड स्टार्च जैसे एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में बदल दिए। वसा पित्त की मदद से लाइपेजेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। वसा लाइपेज क्रिया द्वारा डाइग्लिसराइड, फिर लाइपेज द्वारा मोनोग्लिसराइड। अग्नाशी रस के न्यूक्लिएज न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पचित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिएज क्रिया करता है न्यूक्लियोटाइड फिर न्यूक्लियोसाइड में। आंत्र रस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं।
पाचन के अंतिम चरण में आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संबंध होते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संबंध होते हैं। डाइपेप्टाइडेज द्वारा एमिनो अम्ल में, माल्टेज द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, सुक्रेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड द्वारा न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइडेज शर्करा प्लस क्षारक में, डाई व मोनोग्लिसराइड लाइपेज द्वारा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। ऊपर वर्णित जैवव्रत अणुओं के पाचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत की अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भागों में अवशोषित होते हैं। अपचित तथा अनावेशित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत का कार्य है कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण। दूसरा, श्लेष्म का श्रवण, जो अपचित उत्सर्जित पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन के कारण उनका निष्कासन आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध और अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लार ग्रंथियों के स्राव के लिए उद्दीपित कर सकती है। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होते हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा नियमित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचन रसों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। पाचित उत्पादों का अवशोषण। पॉइंट 3, पचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियों द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रता प्रवणता कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर है, जबकि फ्रक्टोज और कुछ अन्य एमिनो अम्लों का परिवहन वाहक अणुओं जैसे सोडियम आयन की मदद से पूरा होता है। इस क्रिया विधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन प्रासरणीय प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड और सोडियम आयन विद्युत अपघट्य का रक्त में अवशोषण इसी क्रिया विधि द्वारा होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिकाओं में पुनः संचरित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों लैक्टियल में चले जाते हैं। यह लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश, अवशोषण स्थल और पदार्थ तालिका 16.1 में दिया गया है। तालिका 16.1 पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश। मुख के अंदर कुछ औषधियां जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती है, वे आस्तरित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। आमाशय के अंदर जल, सरल शर्करा, अल्कोहल, शराब आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल का म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषण होता है। बड़ी आंत के अंदर जल, कुछ खनिजों और औषधि का अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है, जो तंत्रिक प्रतिवर्त न्यूरल रिफ्लेक्स क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल का विक्षेपण एक ऐसी क्रिया है जो एक वृत्त क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। पाचन तंत्र के विकार, डिसऑर्डर्स और अनियमितताएं। पॉइंट 4 पाचन तंत्र के विकार, डिसऑर्डर्स और अनियमितताएं। आंत्र नली का शोथ जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है।
आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। पीलिया, जॉन्डिस इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। वमन, वोमिटिंग यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। एंजाइटी, प्रवाहिका डायरिया आंत्र बोवल की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच इंडाइजेशन इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। चैप्टर समाप्त हुआ।